अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुज़फ़्फ़र सर। और आज हम लोग अपने मराठी के सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं थर्ड चैप्टर से। इससे पहले मैंने आप लोग को जीआईपी रेलवे एक्सप्लेन किया था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। तो आज हम लोग हमारा थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे। और ये जो थर्ड चैप्टर है ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो हम इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे, है ना, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आज पार्ट 1 में हम इसका हाफ पार्ट कंप्लीट करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे पूरा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है बेटा मी एक तो आहे, बेटा मी एक तो आहे, अगर ये वर्ड को हम देखें तो इसका मतलब क्या था कि बेटा मैं सुन रहा हूँ। एक तो आहे मतलब आई एम हियरिंग यू, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। ये चैप्टर में वसंत पुरुषोत्तम काळे इन्होंने मतलब एक एक बाप और एक बेटे के रिलेशन को बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है। यानी एक बाप और बेटा, इनका जो रिलेशन है वो कैसा था। और इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट है कि इसके अंदर एक संगीत और संगीत टीचर को इन्वॉल्व किया है। मतलब राइटर ने यहाँ पे अपने अपने आप को रिप्रेजेंट करके ऐसा बताया है कि मतलब यहाँ पर जो एक बाप और बेटे हैं, किस तरह से जो बाप है वो संगीत को बहुत चाहते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से उनका एक्सीडेंट होता है तो वो संगीत से दूर हो जाते हैं। तो उनका एक ड्रीम होता है कि अब मेरा बेटा जो है ना, इस काम को वो आगे बढ़ाए। तो उनका जो ड्रीम था एक अच्छा म्यूजिशियन बनने का, तो वो एक्सीडेंट की वजह से नहीं कर पाए। तो वो सोचते थे कि अब वो अपने ड्रीम को अपने बेटे में देख रहे थे कि उनका बेटा उनके ड्रीम को कंप्लीट करेगा। तो एक ऐसे बाप और बेटे की स्टोरी है। तो पहले हम लोग इसका परिचय देखते हैं। परिचय सेकेंड पैराग्राफ है ना। संगीत कलेवर जीवापाड प्रेम करणारे वडील। संगीत कलेवर यानी संगीत एक स्किल है, तो संगीत के ऊपर जीवापाड प्रेम करणारे। जीवापाड का मतलब होता है मोर देन एवरीथिंग, मतलब जान से भी ज़्यादा। प्रेम करणारे वडील, प्यार करने वाले जो उसके फादर थे, जो संगीत को बहुत चाहते थे, वह त्यांच्या अपघातामुळे और उनके एक्सीडेंट की वजह से संगीत सेवेपासून अंतरलेल्या, संगीत सेवा से दूर हुए। अंतरलेला मतलब दूर चले जाना। वडिलांच्या सौख्यासाठी, अपने फादर के लिए, अपने फादर के ड्रीम के लिए धडपडणारा मुलगा, स्ट्रगल करने वाला एक लड़का, यांचे भावस्पर्शी वर्णन। और इन दोनों का एक बहुत ही इमोशनल, एक बहुत ही सेंसिटिव वर्णन प्रस्तुत पाठात लेखकांनी केले आहे, इस चैप्टर में राइटर ने किया है। तो इस चैप्टर में जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि एक बाप और बेटे के प्यार को, आपस के बॉन्डिंग को इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया हो कि कैसे आप बेटा अपने फादर के ड्रीम के लिए वो भी संगीत सीखना शुरू करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज फादर्स ड्रीम। तो फादर का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो अपने इस काम को आगे नहीं बढ़ा पाते, तो वो चाहते कि मेरा बेटा आगे बढ़े। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मीनिंग्स पे ध्यान देना। टेक्स्ट बुक अगर सामने है बहुत अच्छी बात है आपके, तो आप अंडरलाइन करके पेंसिल से मीनिंग लिख देना। नहीं है तो मैंने आपको नोटबुक बनाने बोला हूँ, उस नोटबुक में आप इसका मीनिंग लिखें। ओके। तीसरी घंटा घणघणली, तीसरी घंटा, थर्ड वॉर्निंग बेल घणघणली, बजी, वो बाहेरचा संमिश्र कोलाहल बंद पडला। मतलब एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, वहाँ पे एक प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, ऑडियंस बैठी हुई है। थर्ड वार्निंग बेल बजी, थर्ड वार्निंग बेल का मतलब होता है कि अब प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। बाहर सा सम्मिश्र कोलाहल बंद पडला, बाहर का सम्मिश्र, सम्मिश्र का मतलब होता है मिक्स, कोलाहल मतलब आवाज़, बंद हो गया। अब लोगों की, जैसा सम्मिश्र मतलब क्या था, कुछ लोग बात कर रहे हैं, कुछ बच्चे की रोने की आवाज़, है ना। मतलब इसका एग्जांपल, हम थिएटर कभी जाते हैं, थिएटर मूवी देखने, तो मूवी शुरू होने से पहले जब लोग आके बैठना शुरू करते हैं तो थिएटर में भी देखो एक आवाज़ आती रहती है, दोस्त हंसी मजाक करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, है ना। तो अब थर्ड वार्निंग बेल बजी, सबकी आवाज़ बंद हो गई क्योंकि सबको मालूम पड़ गया कि अब प्रोग्राम स्टार्ट होगा। उगीचच, अननेसेसरी, इकडून तिकडे वळणाऱ्या माना, यहाँ वहाँ देखने वाले लोग, यहाँ वहाँ गर्दन घुमा के देखने वाले लोग,
स्टेजच्या दिशेने स्थिर झाल्या. अब सबकी गर्दन स्टेजच्या दिशेने, स्टेज के तरफ स्थिर झाल्या मतलब स्टेबल, रुक जाना, है ना. अब सबका ध्यान स्टेज के ऊपर था. लोकांचे लक्ष आता आपल्याकडे आहे. लोगों का ध्यान अब मेरी तरफ है. याची खात्री वाटताच, इस बात से श्योर होकर, खात्री वाटणे, श्योर होना, मी गंभीर आवाज़ात बोलायला सुरुवात केली. राइटर कह रहा है कि मैंने सीरियसली बोलना शुरू किया. गंभीर आवाज़ात यानी सीरियस टोन, यानी बहुत ही सीरियसली राइटर ने बोलना शुरू किया, क्योंकि राइटर को मालूम पड़ा कि पूरा ध्यान अब लोगों का मेरी तरफ है. राइटर माइक पे था, उसने बोलना शुरू किया. सभ्य स्त्री पुरुषों, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जैसा नॉर्मली स्पीकर्स बोलते हैं कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, माझ्या वादन विद्यालयाचा, मेरे म्यूज़िक स्कूल का, वादन विद्यालय म्यूज़िक स्कूल, हा पहिलाच जाहीर कार्यक्रम आहे. ये पहला पब्लिक प्रोग्राम है. मतलब राइटर कह रहा है कि ये मेरा सबसे पहला ये पब्लिक प्रोग्राम है, जो लोगों के सामने मैंने ये प्रोग्राम रखा हूँ. आपल्या चरणी, आपके पैरों पर, ही कला सादर करताना, ये कहने का तरीका होता है कि आपके कदमों पर मैं ये कला पेश करते हुए मला अतिशय आनंद वाटत आहे. मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैं आपके सामने ये प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहा हूँ. आपण शांतपणाने, आप बहुत ही शांति से बैठकर या सर्व कार्यक्रमाचा आस्वाद घ्यावा. ये जितने भी कार्यक्रम हो गए, ये सब कार्यक्रम का आप आस्वाद घ्यावा. आस्वाद घेने मतलब यानी हम कहते हैं ना, जैसा आस्वाद घेने यानी मज़ा लेना, यानी आप बहुत ही टू एन्जॉय, हम कह सकते हैं टू एन्जॉय, आप इसको एन्जॉय करोगे, इस प्रोग्राम को एन्जॉय करोगे, अशी आपल्याला नम्र विनंती आहे. और ऐसा मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है ना, इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू. तो राइटर ने सबसे रिक्वेस्ट की कि आप इस प्रोग्राम को एन्जॉय करो, एकदम शांति से एन्जॉय करो. मी कार्यक्रमाला सुरुवात करतो और मैं अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ. आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात शिरीष भागवत याच्या फिडल वादनाने होईल. और राइटर ने सबको कहा कि आज की कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो शिरीष भागवत करेगा. शिरीष भागवत जो उसका स्टूडेंट है, जिनके बारे में हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे, वो बच्चा, उसका नाम है शिरीष भागवत. याच्या फिडल वादनाने होईल. फिडल वादन क्या होता है, जैसा कि वायलिन एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम वायलिन कहते हैं, है ना. तो वायलिन से अपनी प्रोग्राम की शुरुआत करेगा. हा विद्यार्थी माझ्या विद्यालयात नुकताच शिकायला आला है. नुकताच मतलब जस्ट, अभी अभी नया स्टूडेंट है मेरे इंस्टीट्यूट का. राइटर ने उसको इंट्रोड्यूस करवाया लोगों के सामने. कलेच्या प्रांतातील, वर्ल्ड ऑफ म्यूज़िक, म्यूज़िक की दुनिया का हा नौखा मुसाफिर आहे. कलेच्या प्रांतातील नौखा मुसाफिर का मतलब, जैसा मैंने बताया कि म्यूज़िक की दुनिया का एक ये न्यू स्टूडेंट है. मुसाफिर का मतलब क्या होता है, ट्रैवलर, है ना, नया मुसाफिर. हे लक्षात घेऊन आपण त्याच्या हुशारीचेच कौतुक करावे. आप उसकी स्मार्टनेस का, आप उसके काम को अप्रिशिएट करो. कौतुक मतलब अप्रिशिएट. ही विनंती, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है. एवढे बोलून मी शिरीषकडे पाहिले. इतना बोलकर मैंने शिरीष को देखा. मला या मुलाची अतिशय भीती वाटत होती. मुझे इस स्टूडेंट का थोड़ा सा डर था. देखो डर क्यों था, क्योंकि ये न्यू स्टूडेंट था, राइटर का पहला प्रोग्राम था और पहला ही इवेंट इसने किसको दिया था, शिरीष को. खरे सांगायचे म्हणजे माझ्या मनातून मला शिरीषला कार्यक्रम द्यायचाच नव्हता. राइटर कहता है कि अगर मैं सच बोलूँ तो मुझे शिरीष को ये प्रोग्राम देना ही नहीं था, ये इवेंट देना ही नहीं था. कारण नुकताच शिकायला आलेला हा विद्यार्थी, ये जस्ट सीखा हुआ स्टूडेंट, माझ्या विद्यालयाचे नाव खराब करील, मेरे इंस्टीट्यूट का नाम मे बी पॉसिबल खराब करेगा, याची मला खात्री होती. इस बात से मैं श्योर था, क्योंकि नया स्टूडेंट था. म्हणून मी त्याला कार्यक्रम देण्याचे टाळत होतो और इसलिए मैं उसे ये प्रोग्राम देने के लिए टाल रहा था.
तो समझा आपको पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट। तो राइटर अवॉइड कर रहा था उसको प्रोग्राम देना, क्योंकि ये न्यू स्टूडेंट था, नया नया सीखा था। राइटर को डर था कि उसका नाम खराब हो जाएगा पब्लिक के सामने। मी शिरीषकडे पाहिले, मैंने शिरीष को देखा। त्याच्या चेहऱ्यावर धीटपणा व आत्मविश्वास, धीटपणा मतलब हम कहते हैं ना हिम्मत, यानी मतलब डेयरिंग, व आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस पुरेपूर प्रतिबिंबित झाला होता। पुरेपूर मतलब कंप्लीटली प्रतिबिंबित झाला होता, मतलब दिखाई दे रहा था। राइटर ने उसके फेस को देखा तो राइटर कह रहा था कि हाँ ये बहुत कॉन्फिडेंस है ना, इसमें कॉन्फिडेंट बहुत है, मतलब इसको डर नहीं है। पण त्याचे हे अवसान, लेकिन उसका ये जो अवसान है, अवसान मतलब शक्ति, इसका ये जो गट्स है, करेज है, हिम्मत है, फार वेळ राहणार नाही, ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। हे मी ओळखून होतो, ये मुझे पता था। ये क्या होता है एक्चुअली, हम देखो स्पीच प्रिपेयर करते हैं, हम कम लोगों के सामने बोलते बिंदास, लेकिन जब हमको पता है हम स्टेज पे जाएंगे, इतने लोग देखेंगे ऑडियंस के सामने, तो हम कई बार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं। तो कई बार मुझसे सिर्फ इतना ही निकलते रहता है ना, रिस्पेक्टेड टीचर्स मैडम पेरेंट्स, फिर भूल जाते, फिर वही बोलते रिस्पेक्टेड टीचर मैडम पेरेंट्स। क्यों होता है? क्योंकि इतने लोगों को देखकर हमने जो प्रिपरेशन किया है ना, वो हम भूल जाते हैं। तो राइटर श्योर था कि ये इसकी डेयरिंग ख़त्म हो जाएंगी। पर्दा वर जाऊन, कर्टन ऊपर गया, मतलब पर्दा जैसे ऊपर जाएगा, श्रोतवृंद नजरेला पडताच, श्रोतवृंद मतलब ऑडियंस, नजरेला पडताच, जैसे इसकी नज़र ऑडियंस पे जाएगी, त्याचा हा धीर सुटेल, उसकी ये हिम्मत टूट जाएगी। मला खात्री होती, मुझे ये चीज़ कन्फर्म थी। शिरीष ने खूण करताच, खूण करने यानी इशारा करना, तो शिरीष ने मतलब जैसे ही इशारा किया, यानी उसने सिग्नल दिया कि मैं रेडी हूँ। मी पर्दे वालेला इशारा केला, मैंने इशारा किसको किया? पर्दे वाले को। मैंने पर्दे वाले को एक सिग्नल दिया, आणि पडदा झरझर वर गेला, और पर्दा फटाफट ऊपर चला गया। फूट लाइटचा झगझगीत प्रकाश, फूट लाइट फोकस होता है ना, फोकस देखो स्टेज पे कोई खड़े रहता है तो चारों तरफ अंधेरा होता है, फिर सिर्फ उसके ऊपर ही वो फोकस पड़ता है ना। फूट लाइटचा झगझगीत प्रकाश डोळ्यावर पड़ताच, जैसे उसकी आंखों पर वो झगझगीत प्रकाश मतलब एकदम ब्राइट लाइट जैसे उसकी आंखों पे पड़ी, है ना, जैसे वो शाइनिंग लाइट उसके आंखों पे पड़ी। शिरीष ने डोळे मिटून घेतले, उसने अपनी आंखें झट से बंद कर ली, क्योंकि सडनली आंखें पे आई ना उसकी रोशनी। त्या प्रकाशाची डोळ्यांना जराशी सवय झाल्यावर, फिर उस लाइट से जब उसकी आंखों को थोड़ी सी हैबिट हो गई, मतलब उसकी आंखों ने एडजस्ट कर लिया उस रोशनी को, शिरीषला सबंध श्रोतवृंद दिसला। शिरीष को पूरी ऑडियंस सामने दिखाई दी, आणि त्याच क्षणी और उसी पल में त्याच्या मनाची झालेली चल बिचल और उसके मन में जो कन्फ्यूजन है ना, जो उसके मन में जो परेशानी है, तो मना चल बिचल होने, ये एक फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है टू फील रेस्टलेसनेस, नर्वस। राइटर ने आज देख लिया कि ये नर्वस हो गया है ना, त्याच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिशू लागली, उसके आँखों पे क्लियरली दिखाई दे दी कि ये अब मतलब बहुत ज़्यादा डर गया है, ये बहुत ज़्यादा जो है उसका जो कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म हो गया है ना। तो उसकी नर्वसनेस दिखाई दे दी, तो गडबडून गेला आहे हे मी ओळखले, वो नर्वस हो गया है, कन्फ्यूज़ हो गया है, मैं समझ गया। त्याला आता सावरून धरणे, अब उसे संभालना, सावरून धरणे ये भी एक फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है टू कम टू रेस्क्यू, किसी को रेस्क्यू करने के लिए आगे आना, किसी को सपोर्ट करने के लिए आगे आना। त्याला आता सावरून धरणे शिक्षक या नाताने माझे कर्तव्य होते, एज अ टीचर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं आगे बढ़कर उसे मैं संभालूं। मी तंबोरे वाल्याला व तबले वाल्याला खून केली। अब मैंने इस सिचुएशन को संभालने के लिए क्या किया? तंबोरे वाले को और तबले वाले को इशारा किया। तंबोरा वाला, तंबोरा एक क्लासिकल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है
जो गिटार की तरह दिखता है, जिसके मैंने पिक देखो अभी रखा हूँ, आपको इजीली समझेगा, है ना। तो ये तंबोरा जो होता है वो क्लासिकल म्यूज़िक में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बैकग्राउंड म्यूज़िक उसकी बजती है। वह तबले वाले ला खून के लिए, उसके बाद मैंने तबले वाले को इशारा किया। तबला तो आपको पता ही है ना, तबला, उसकी भी पिक्चर है, देखो मैंने रखा हूँ। तंबोऱ्याचा धीर गंभीर आवाज़, तंबोरे की जो सीरियस लाइक साउंड होती है ना, तंबोरे की आप कभी आवाज़ सुनो, बैकग्राउंड में एकदम सीरियस साउंड बजती है, चारों तरफ घूमने लगा। शिरीषने डोळे मिटून, शिरीषने अपनी आंखें बंद की, कुणाचे तरी ध्यान घेतल्यासारखे दिसले, कुणाचे तरी ध्यान केल्यासारखे दिसले। राइटर को लगा कि इसने अपनी आंखें बंद करके किसी को याद किया है, ध्यान करने, याद करना, है ना। उसने अपनी आंखें बंद की, किसी को याद किया। वो पुन्हा त्याचा चेहरा, फिर दोबारा उसका फेस पूर्वी सारखा, लाइक बिफोर, पहले की तरह आत्मविश्वासाने न्याहून निघाला। कॉन्फिडेंस से फिर एक बार उसका चेहरा भर गया, फिर उसके चेहरे पे वही कॉन्फिडेंस जो शुरुआत में था, कर्टन ओपन होने से पहले। वह हल्केच त्याने षडज लावला, और उसने धीरे से षडज टोन बजाई। स्टूडेंट्स, षडज जो है ना, ये एक हम कह सकते हैं षडज एक सुर है, तो उसने हल्के से षडज एक सुर लगाया। एका 10 ते 12 वर्षाच्या मुलाने, एक 10 से 12 साल के लड़के ने शांतपणे वाजवायला सुरुवात केलेली पाहून, एकदम आराम से काम होकर इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू किया देखकर लोग शांत बसले, लोग एकदम शांत हो गए। धीमेपणाने, आराम से शिरीषने भूप रागातील गत वाजायला सुरुवात केली। भूप राग, भूप राग है ये, एक हिंदुस्तानी क्लासिकल राग है ये, जिसको कहते हैं भूप राग। क्लासिकल, हिंदुस्तानी क्लासिकल राग है ये, ओके। तो वो राग उसने बजाना शुरुआत की। तेज तेज सुर, एग्जैक्टली, क्या बात है, राइटर खुश हो गया। मात्रेचाही फरक नाही, एक सिंगल सी भी मिस्टेक नहीं है। तो शांतपणे वाजू लागला, वो आराम से बजाने लगा, आणि आजपर्यंत बसला नव्हता। राइटर कहता है कि आज तक मुझे इतना बसला नव्हता, एवढा धक्का मला बसला, इतना मैं शॉक्ड हो गया, जो आज तक मैं कभी इतना शॉक नहीं हुआ था। तो राइटर यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब उसने शिरीष को स्टेज पे बुलाया तो वो कॉन्फिडेंट नहीं था राइटर उसको इवेंट देने, नया स्टूडेंट था, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस राइटर ने देखा, उसको मालूम था पर्दा खुल जाएगा, लोगों को देखेगा, कॉन्फिडेंस इसका ड्रॉप हो जाएगा, और वही हुआ। राइटर ने सिचुएशन को कवर कर लिया, उसने तंबोरे वाले को, तबले वाले को इशारा किया, उसने कहा कि तुम लोग ज़रा कवर करो उसको। फिर शिरीष का कॉन्फिडेंस वापस आ गया, उसने अपनी आंखें बंद की, किसी को याद किया, उसने सुर लगाया, और राइटर कहता है कि क्या सुर थे वो, एग्जैक्टली वही सुर जो मैं चाहता था, ज़रा सा भी फ़र्क नहीं था। राइटर इतना ज़्यादा सरप्राइज हो गया ज़िंदगी में जो कभी नहीं हुआ था। कानांवर विश्वास बसेना, कानांवर मतलब ईयर्स पे, वो बिलीव नहीं कर रहा था। नज़रेवर ही बसेना, आँखों पर भी नहीं यकीन था। इन्हें राइटर अपने आँखों पर, अपने कानों पर बिल्कुल बिलीव नहीं कर पा रहा था। पंचेंद्रिया दगातर देत नहीं ना, पंचेंद्रिया, पंचेंद्रिया कहते हैं हमारे 5 जो हमारे सेंस है, 5 सेंस, डोळे, आँखें, कान, ईयर्स, नाक, नोज़, जीभ, टंग, है ना। तो ये, और स्किन, त्वचा, जिसको हम स्किन कहते हैं, तो ये हमारे 5 सेंस है ना। इसको कहते हैं मराठी में पंचेंद्रिया। पंचेंद्रिया दगातर देत नहीं ना, दगा मतलब धोखा, कहीं मेरे ये आंखें, मेरे कान कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रहे, मतलब उसको यकीन नहीं हो रहा था कि यही वही शिरीष है, नया स्टूडेंट जो इतना अच्छे बजा रहा है म्यूज़िक। अशी शंका मनाला चाटून गेली, शंका मनाला चाटून गेली, इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा डाउट फील करना, मतलब फ्रेज़ है ये भी, है ना, कि अविश्वास निर्माण होने जिसको हम कहते हैं, टू फील अनसर्टन, यानी डाउटफुल फील करना।
माझ्या जागी तुम्ही असता, रायटर कहता की अगर मेरे जगह पे आप भी होते ना किंवा आणखी कोणी असता या कोई और होता ना, तरी त्याच्या मनात तशी शंका आली असती, तो भी उसके मन में डाउट आया होता. तो राइटर कहता है कि मेरी जगह अगर आप भी होते ना तो आपको भी ये डाउट आया होता कि इतना अच्छा कैसे म्यूज़िक बजा रहा है, ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं किया इसने. आई होप स्टूडेंट आपको चैप्टर समझ में आ रहा है अच्छे से. आई होप कि मैं ज़्यादा फास्ट नहीं जा रहा हूँ. ओके, तुम्ही सांगा. रायटर कहता है हमसे कि आप ही बताओ की सुमारे 6 महिन्यांपूर्वी, 6 महीने पहले शिरीष माझ्या विद्यालयात आला. शिरीष मेरे इंस्टीट्यूट में आया था. देखो राइटर अब वहीं पे खड़ा है लेकिन वो पास्ट में चले गया है ना. धीटपणे त्याने विचारले, एकदम बिंदास डेरिंग से उसने पूछा, आपणच का पी जनार्दन, क्या आप ही हो पी जनार्दन. मी सुहास्य मुद्रेने, मैंने हंसते हुए स्माइल करते हुए होय म्हणताच जैसे मैंने हाँ कहा तो म्हणाला, माझे नाव शिरीष भागवत, मेरा नाम शिरीष भागवत, घरी श्रीच म्हणतात, घर पे मुझे श्री नाम से बुलाते हैं. मला गाण्याची फार आवड आहे, मुझे गाने में, मुझे संगीत में बहुत इंटरेस्ट है. देखो इसका कॉन्फिडेंस देखो, एक छोटा सा लड़का 10-12 साल का लड़का इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है, बहुत बड़ी बात है ना. तुला गाण्याची आवड आहे तर, रायटर ने पूछा, अच्छा तो तुझे गाने का शौक है, संगीत का शौक है. माझ्यापेक्षा माझ्या वडिलांना, मेरे से ज़्यादा मेरे फादर को मी शिकलेले फार आवडेल, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं आपसे संगीत सीखूं. त्याच्या चमत्कारिक उत्तराचे और उसके इस आंसर से मला नवल वाटू लागले. मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ फील करने लगा कि एक बच्चा इतना आंसर्स कैसे दे रहा है कॉन्फिडेंटली. थोड़ा सा राग ही लगला, लेकिन अब राइटर को थोड़ा सा गुस्सा आया. एक होता है ना कि अगर बच्चे जब और स्मार्ट होकर बात करते हैं तो हमें गुस्सा आती है, हम चिढ़ते हैं ऐसे बच्चों से जो और स्मार्ट बात करते हैं. थोड़ा वेळ थांबून पुढे म्हणाला, थोड़ा देर रुक के वो बोला, मैं आपल्याकडे शिकायला येईन, मैं आपके पास सीखने के लिए आऊँगा, पण माझी एक अट आहे, लेकिन मेरी एक शर्त है. देखो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है वो कि मैं आपसे सीखने आऊँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है ना. मी शिकायला आलो की रोज़ माझ्याबरोबर माझे वडील पण येतील, मेरे फादर भी आएंगे. वह शिकवणी चालू असताना, और जब आप मुझे सिखाओगे वर्गातच बसतील, और वो साथ में क्लासरूम में बैठेंगे जहाँ पे आप मुझे पढ़ाओगे. आता मात्र मला राग आला, अब मुझे गुस्सा आया. ऑब्वियस ना, अभी अगर आप क्लास जाओगे एडमिशन लेने और आप बोलोगे कि मैं जब क्लासेस में पढ़ूंगा तो मेरे पेरेंट्स भी आएंगे, ऑब्वियसली किसको भी गुस्सा आएगा, कोई भी मना करेगा. मी जाणीवपूर्वक हंसत म्हणाले, लेकिन राइटर ने थोड़ा सा सिचुएशन को समझते हुए हंसते हुए बोला, मान्य, एक्सेप्ट, तुझ्या अटी एकदम मान्य, तेरी हर शर्त मान्य, पण त्यासाठी तुला महीना 50 रुपये फ़ी द्यावी लागेल, लेकिन तुझे महीना 50 रुपये फ़ी देनी पड़ेगी. 50 रुपये उस ज़माने में ज़्यादा थे, और राइटर को देखना भी था कि इतना कॉन्फिडेंट ये बंदा है, तो जब देखो तो सही, इतना जो बोल रहा है कि मेरे फादर भी आएंगे, तो क्या बात है ये एक्चुअली. राइटर ने उसकी सब शर्तों को एक्सेप्ट किया, लेकिन कहा कि तुझे 50 रुपया फ़ीस देनी होगी. कबूल, उद्यापासून मी येतो. उसने कहा कि कबूल है मुझे, कल से मैं आता हूँ. माझ्याबरोबर वडील पण येतील बरं का. और उसने जाते हुए फिर कहा, आपको याद है ना कि मेरे साथ मेरे फादर भी आएंगे. असं म्हणून माझ्या आश्चर्यचकित चेहऱ्याकडे न बघता, आश्चर्यचकित चेहरा, सरप्राइजिंग फेस. राइटर कहता है कि मेरे सरप्राइजिंग फेस को ना देखते हुए शिरीष चटकन उठून निघून गेला, और वो उठ के चले भी गया. दूसरे दिवशी तो अगदी वेळेवर आला. दूसरे दिन वो ऑन टाइम था. त्याच्याबरोबर एक वयस्कर एल्डर पर्सन है ना, एज्ड पर्सन, आणि भारदस्त गृहस्थ आले होते. भारदस्त का मतलब होता है हेल्दी, है ना, थोड़े से पर्सनालिटी में अच्छे थे. एक पर्सन उसके साथ आए. शिरीष म्हणाला, हे माझे वडील, ये मेरे फादर, हे माझे वडील नाना. आमचे नमस्कार झाले. हमने एक दूसरे को नमस्कार किया. इंट्रोड्यूस करवाया उसने अपने फादर से एज अ नाना है, मतलब कहा कि मेरे फादर नाना.
एक अक्षर न बोलता नाना खुर्चींवर बसले. बिना कुछ बोले नाना चेअर पे बैठे, यानी शिरीष के फादर चेअर पे बैठे. मी पण न बोलता वॉयलिन काढले. मैंने वॉयलिन निकाला व शिरीषच्या हातात दिले. मैंने उसके हाथ में वॉयलिन दिया. त्याने बरोबर वही वगैरह आणलेली पाहताच मैंने देखा कि उसने अपने साथ में कुछ नोटबुक लाया है. माझा त्याच्याबद्दलचा ग्रह चांगला झाला और मेरा उसको लेके जो सोच है ग्रह चांगला झाला है ना. तो राइटर कहता है कि जो मैं पहले थोड़ा सा सोच रहा था ना कि बहुत ही और स्मार्ट है, तो ग्रह चांगला होने का मतलब क्या होता है ना, टू फॉर्म अ गुड ओपिनियन. अब राइटर की जो ओपिनियन वो पॉजिटिव हो गई शिरीष को लेकर. पहले राइटर चिढ़ रहा था ना, क्या आंसर कर रहा है, स्मार्ट है. उसने देखा है तो बहुत सिंसियर बच्चा है क्योंकि उसने नोटबुक भी लाया है. तो राइटर की सोच अब उसको लेके सही हो गई. पहिल्या दिवशी ऑन अ फर्स्ट डे प्राथमिक माहिती, मतलब हम कह सकते हैं स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन, व पहिला धडा दिल्यावर, फर्स्ट कुछ लेसन देने पर, मी हातात वॉयलिन घेतले. मैंने अपने हाथ में वॉयलिन लिया. माझ्या विद्यालयात येणाऱ्या, मेरे इंस्टीट्यूट में आने वाले विद्यार्थ्यांना, स्टूडेंट्स को पहिल्या दिवशी फर्स्ट डे स्वतःच वाजवून दाखवायचे. मैं खुद म्यूज़िक बजा के बताता था. अशी माझी प्रथा होती. ऐसी मेरी एक प्रथा थी. प्रथा ये भी एक फ्रेज़ है, वाक्प्रचार है. प्रथा असने का मतलब रीत रिवाज, कस्टम है ना. मेरा एक ये हम कह सकते एक सिस्टम था मेरा कि मैं नए आए हुए स्टूडेंट्स को, एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को मैं पहले कुछ इंस्ट्रूमेंट बजा के बताता था. त्यामागील हेतू एवढाच, उसके पीछे ये एम था मेरा. हेतू मतलब एम, मकसद था कि मला त्यांना सुचवायचे असते, कि मुझे उनको यही बताना होता था कि नेटाने नीट टिकलात, अगर आप परफेक्टली मेहनत करोगे, यहाँ पे टिके रहोगे, मतलब यहाँ पे आप रेगुलरली आओगे है ना. नेटाने नीट टिकलात, अगर आप परफेक्टली रोज़ बराबर आओगे, तर इतपत वाजू शकाल, तो इतना आप बजा पाओगे म्यूज़िक, मेरे जैसा आप प्ले कर पाओगे. ये उसका मकसद था, स्टूडेंट्स को म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करके सुनाना. त्याप्रमाणे सुमारे 20 मिनटे, 20 मिनट तक, सुमारे अंदाजे, नियर अबाउट, मी पीलू रागातील एक गत वाजून दाखवली. पीलू रागातील गत, जैसा मैंने आपको पहले बताया था ना कि जो हिंदुस्तानी जो राग है, क्लासिकल राग, भूप, पीलू, ये सब एक ही है. तो उसने वो हिंदुस्तानी राग पीलू जिसको कहते हैं वो बजा के सुनाया. जीवाचे कान करून, जीवाचे कान करणे वाक्प्रचार है. खूप लक्षपूर्वक ऐकणे, मतलब टू लिसन अटेंटिवली, बहुत ही ध्यान देना अच्छे से. जीवाचे कान करून नाना ऐकत होते. फादर सुनने की कोशिश कर रहे थे. वह शिरीष माझ्याकडे व नानांकडे, शिरीष मुझे और अपने फादर को आळीपाळीने बघत होता. आळीपाळीने का मतलब होता है टर्न बाय टर्न. एक बार मुझे देखता था, एक बार फादर को. मी वॉयलिन खाली ठेवले. मैंने वॉयलिन रखा, नानांकडे पाहिले, नाना को देखा. त्यांच्या चेहऱ्यावर तृप्तीचे समाधान मतलब सैटिस्फैक्शन स्पष्टपणे दिसत होते. और राइटर ने जब देखा शिरीष के फादर को, तो राइटर समझ गया कि ही इज़ सेटिस्फाई, ही इज़ कम्प्लीटली सेटिस्फाई, मतलब वो पूरी तरह से सेटिस्फाई मेरे म्यूज़िक को लेकर. समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट, है ना. आपण जाऊया आता, शिरीष म्हणाला. अब शिरीष ही बोला, चलो हम जाते हैं. पिता पुत्र उठले. पिता पुत्र, बाप बेटे उठ के चले गए. मीच आपणहून विचारले. मैं फिर खुद से पूछा, काय कसं काय वाटलं एकंदरीत, कैसा लगा आपको ये सब. वाह, उत्कृष्ट, बेस्ट. उत्कृष्ट मतलब बेस्ट, त्याबद्दल प्रश्नच नाही, कोई क्वेश्चन ही नहीं. शिरीष ने मध्येच उत्तर दिले. फिर शिरीष ने आंसर दिया. मला त्याच्या आगाऊ स्वभावाचा राग आला. अब राइटर को उसके इस आगाऊ स्वभावाचा, आगाऊ स्वभाव यानी हम कह सकते हैं प्राउड एटीट्यूड. राइटर को ये उसके एटीट्यूड से बहुत गुस्सा आया. अब होता है ना कि कई बार बड़े लोग बात करते तो बच्चे बीच में बोलते तो मार ले चमाट,
है ना, पट्ट से एकदम। अब वो चमाट दे देती है, क्यों क्यों बीच में बोला। तो ये जो नेचर होता है ना, ये बहुत ख़राब नेचर होता है कि बड़े लोग बात कर, हम बीच में आंसर दे रहे हैं। राइटर उसके फादर से पूछ रहा था आंसर कौन दे रहा है, शिरीष। अब राइटर को गुस्सा आया। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट? आपण कुठं असता कामाला, भोचकपणे शिरीष पुन्हा म्हणाला। राइटर ने पूछा आप कहाँ जॉब करते हो। भोचकपणे, भोचकपणे मतलब बीच में बोलना, ओवर स्मार्ट बनना, ओवर स्मार्ट बनना। फिर शिरीष बोला, आंसर इसका भी शिरीष नहीं दिया। मला वाटले, मुझे लगा कि मध्ये मध्ये बोलण्याबद्दल, बीच बीच में अगर बोलने की वजह से नाना शिरीषला दम भरतील। नाना जो है वो शिरीष को डांटेंगे। दम भरणे, स्कोल्ड करना। पण त्या उलट, लेकिन उससे उल्टा ते कौतुकाच्या नजरेने त्याच्याकडे पाहत होते। लेकिन इसका उल्टा ये था कि वो तो बहुत ही खुश होकर शिरीष को देख रहे थे। नियमितपणे, रेग्युलरली, रोज पिता पुत्राची जोड़ी येऊ लागली। बाप बेटे आने लगे। अब डेली रूटीन हो गया। शिरीषची प्रगति पाहून, शिरीष का प्रोग्रेस देखकर, मात्र प्रसंगी कई बार मी पण आश्चर्यचकित होत होतो। मैं भी बहुत सरप्राइज हो रहा था कि क्या कवर कर रहा है शिरीष। त्याचा हाथ वाजवायला अतिशय हल्का होता। उसका हाथ ये इंस्ट्रूमेंट के लिए, मतलब उसके एज के हिसाब से बहुत छोटा था। आणि माझ्या सर्व विद्यार्थ्यात और मेरे सभी स्टूडेंट में त्याची आकलन शक्ति, इसका जो ग्रास्पिंग जो पावर है, ग्रास्प करने का जो स्ट्रेंथ है, फारच दांडगी होती, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। आकलन शक्ति समझ रहे हो ना, ग्रास्पिंग कैपेसिटी, एबिलिटी, मतलब एक एबिलिटी होती है बच्चों में ग्रास्प करने की। मैं कुछ सिखा रहा हूँ, कुछ बच्चे होते हैं बहुत जल्दी सीख जाएंगे, कुछ बच्चों को थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। तो इसकी जो ग्रास्पिंग स्ट्रेंथ थी ना, ये दूसरे बच्चों से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। जो सिखाता था ना, ये फ़ौरन सीख जाता था। नाना रोज़ त्याच्याबरोबर आहेत, नाना रोज़ आते थे उसके साथ। एक अक्षर ही नहीं बोलता, विदाउट सेइंग अ सिंगल वर्ड, शांत बसून रहा, चुपचाप बैठते थे। मी पण त्यांच्याशी बोलत नसे। अब राइटर ने भी उनके साथ बात करने का बंद कर दिया, क्योंकि नाना तो जवाब ही नहीं देते थे। जो भी जवाब देता था शिरीष देता था, तो नाना ने अब बात करना बंद कर दिया। शिरीष की प्रोग्रेस देखकर राइटर खुश थे। क्या पढ़ाई कर रहा था, क्या ग्रास्पिंग पावर थी, है ना। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट? तो अब ये सब देखकर शिरीष जो राइटर जो था वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज था। हाँ हाँ म्हणता 3 महीने निघून गेले। देखते देखते अब 3 महीने गुजर गए। 3 महीने गुजर गए। आणखीन 3 महीन्यांनी, आने वाले 3 महीने में होणाऱ्या माझ्या विद्यालयाच्या प्रथम कार्यक्रमात, मेरे इंस्टीट्यूट के फर्स्ट इवेंट में, फर्स्ट प्रोग्राम में आपण शिरीषला कार्यक्रम द्यायचा, मैं शिरीष को एक इवेंट दूंगा असा मैं निश्चय करून टाकला, ऐसा मैंने सोच लिया। आणि त्यानुसार मी शिरीषला म्हणालो, मैंने शिरीष से बोला, शिरीष अशीच प्रगति कायम राहू दे, ऐसी ही प्रैक्टिस करते रहने दे, ऐसी प्रोग्रेस करते रहे। आपल्या विद्यालयाच्या कार्यक्रमात, अपने होने वाले इवेंट में मी तुला कार्यक्रम ठेवणार आहे, मैं तुझे एक इवेंट दूंगा। हे ऐकल्यावर शिरीषला अत्यानंद होईल। ये सुनने पर शिरीष बहुत खुश होगा। अत्यानंद मीन्स बहुत खुश, अशी कल्पना होती, ऐसा मैंने इमॅजिन किया। पण त्याच्या चेहऱ्यावर आनंदाच्या काहीही भावना दिसला नाही। लेकिन उसके चेहरे पर मतलब खुशी नहीं दिखाई दी। भावना मतलब एक्सप्रेशन्स। इतकेच नव्हे तर त्याचा चेहरा उतरला, उसका चेहरा उतर गया। मी विचारले, काय तुला ऐकून आनंद नाही का, तुझे सुनकर खुशी नहीं मिली। गंभीर आवाजात, ठाशीव स्वरूपाचे, गंभीर आवाजात मतलब सीरियस टोन में, ठाशीव स्वरूपाचे मतलब बोल्ड आंसर मिला। माझ्यापेक्षा नानांना त्याचा आनंद होईल, मेरे से ज़्यादा मेरे नाना बहुत खुश हो गए। तो राइटर को ऐसा लगा कि मैं इसको इवेंट दूंगा, खुश होगा, लेकिन खुशी नहीं थी। उल्टा उसने क्या बोला कि मेरे से ज़्यादा मेरे डैडी को खुशी मिलेगी। तो स्टूडेंट, मैं ये चैप्टर यहीं तक स्टॉप कर रहा हूँ, है ना। ये आधा हो गया ऑलमोस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। आप, आई होप यहाँ तक आपको चैप्टर समझा है। नहीं समझा तो आप उसको 1 से 2 बार प्लीज़ उसको रिवाइंड करके सुनना। बहुत अच्छा चैप्टर है। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ख़त्म करेंगे चैप्टर को। ओके, टिल देन बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए
अपने टीचर्स के रिस्पेक्ट कीजिए। टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Mm-hmm.